नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़ते हैं आगे अब। सूट, अगली बात पढ़ते हैं कि एक्सप्रेसली बार्ड जो बात आई थी सेक्शन 9 में, क्या बात थी पढ़ी थी हम लोगों ने? सेक्शन 9 में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी अभी, है ना? एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ, एक्सेप्टिंग सूट, सेक्शन 9 ये था, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। इसका मीनिंग समझाता हूं कि एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब क्या है? ए सूट इज सेड टू बी एक्सप्रेसली बार्ड व्हेन इट इज बार्ड बाय एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। समझे? इसे समझ लीजिए। स्ट्रिक्टली बार्ड का ऐसे समझाते हैं, इंस्टेंस समझ लीजिए। सेक्शन 170 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन दिस, ऐसे समझाते हैं। देखिए, एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब है किसी कानून में स्पेसिफिकली लिख दिया कि किसी सिविल कोर्ट में इस विवाद को नहीं सुना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की सेक्शन 170 है, ये कहता है कि किसी सिविल कोर्ट में इस एक्ट से संबंधित मामला चलेगा ही नहीं चलेगा। सो द मैटर्स विच आर बीइंग डेल्ट बाय दिस एक्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द सिविल कोर्ट। तो इस कानून के द्वारा एक्सप्रेसली बात कर दी गई कि सिविल कोर्ट शैल हैव नो जुरिसडिक्शन। Therefore, similarly, there may be so many other cases. इलेक्शन डिस्प्यूट हो गए तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जा रहे हैं, तो स्पेसिफिकली अगर बार कर दिया गया है तो उस केस को हम कहेंगे एक्सप्रेसली बार्ड। लेट मी नो, आया नहीं आया? जैसे रिवेन्यू कोर्ट्स के हो गए, द मैटर्स फॉलोइंग विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ रिवेन्यू कोर्ट्स। सीआरपीसी के मैटर्स हो गए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के मैटर हो गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मैटर हो गए। तो दीज आर द मैटर, रेंट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, these are the cases expressly barred from the cognizance of the civil court। समझे नहीं? तो दिस इज द केस ऑफ एक्सप्रेसली बार्ड, है ना? बस। एंड नाउ आई कम टू द इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब क्या है? इम्प्लाइडली बार्ड का, ए सूट इज सेड टू बी इम्प्लाइडली बार्ड व्हेन इट इज बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। इस लाइन को लिख लीजिए कहीं ना कहीं, P4 प्रीलिम्स यहां से क्वेश्चन आना ही आना है आपके, उसमें 100% क्वेश्चन आएगा आपको। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, विधि के सामान्य सिद्धांतों के द्वारा इसको बार किया गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज से if the cognizance is barred
ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर, ऐसे समझ लीजिए, नो सूट शैल लाई फॉर रिकवरी ऑफ कॉस्ट इनक्योर्ड इन ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। क्या मतलब इस बात को समझिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आप पर चला दिया गया, आप पर आपराधिक मुकदमा चला आप पर, है ना, आपने पैसे इनको आपने खर्चा उठाया उसका, और नौ बाद में आप चाहते हैं कि उस खर्चे की रिकवरी के लिए आप सिविल सूट लेकर आएंगे, आप समझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, दैट इज, कहीं ऐसा कानून में लिखा हुआ नहीं है, दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड दिस इज इम्प्लाइडली बार्ड, दिस इज द केस ऑफ इम्प्लाइडली बार्ड, civil court will not entertain this, civil court will not take cognizance of such suits. There are so many cases like this, no suit shall be for the enforcement right upon a contract hit by section 23 when the object is unlawful, when the object is forbidden by the law, जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी चौधरी ने कहा सोनम सिंघल से बात की, क्या पढ़ती रहती हो हर समय सीपीसी ये वो सब, 10 लाख रुपए मुझे दो और तुम जज की सीट पर, सीट नहीं मन चाही पोर्शन दिलाऊंगी मैं, सब सेटिंग है मेरी। सोनम सिंघल मैडम मान गई, समझ रहे हैं बात ही। नाउ कुछ आदान प्रदान भी हो गया, नाउ दिस सूट इज फॉर व्हाट, समथिंग क्रिमिनल नेचर, समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ। नाउ इफ द सोनम सिंघल कम्स टू द कोर्ट कि नाउ प्लीज रिकवर माई, मेरे पैसे वापस करो, एंड नाउ इफ शी कम्स टू द कोर्ट, if she comes to the court, then the court will not entertain such this, because this case is hit by section 23. So there may be so many cases. No suit should lie against the judge. इस जज ने मुझे हराया, इस जज ने मेरी सुनवाई नहीं करी, इसने तो पहला मुकदमा इस जज पे करेंगे। तो these are the cases जिनके लिए एक लाइन बनी हुई है, These cases are barred by general principles of law, जो सामान्य विधि के सामान्य सिद्धांत हैं, इनके आधार पर कुछ सूट्स को बार किया गया है, एंड दैट इज व्हाट इम्प्लाइडली बार्ड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइडली बार्ड, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे क्या हो सकता है, कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन हो, पॉलिटिकल क्वेश्चन को आपने डिस्प्यूट लेके जाए कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट वर्सेस मोदी साहब के स्टेटमेंट को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो, उसके लिए इफ यू आर अप्रोचिंग द सिविल कोर्ट विल नॉट एंटरटेन सच सूट बिकॉज सच सूट्स आर इम्प्लाइडली बार्ड बाय द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया नहीं आया इम्प्लाइडली बार्ड का मीनिंग। सो अगेन बस वी आर टुवर्ड्स कंक्लूजन ऑफ दिस प्रिजम्पशन। ये क्या खास बात है इसमें, ये समझ लीजिए। Presumption as to the jurisdiction, whether a court, civil court's jurisdiction to entertain a suit is barred or not. बताइए क्या होगा। Every presumption should be made in favor of the jurisdiction of civil court. One second. यहां से फिर क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीलिम्स में कि इफ इट इज द क्वेश्चन वेदर दी बार्ड और नॉट, jurisdiction is barred or not, तो what the court shall presume, what shall be the presumption of the court? Answer is that every presumption should be in favor of the jurisdiction, कि civil court has the jurisdiction, this is, it means presumption is in favor of the jurisdiction, then the opposite party which is saying that it has no jurisdiction or the jurisdiction is barred, he will have to prove that fact, why the jurisdiction is barred। नहीं आई बात समझ में? देखिए ये, इसको आप ऐसा समझिए, every presumption should be in favor of the jurisdiction of civil court। so अगर ये कहा जाए, ये कहा जाए कशिश महाजन के बारे में, अगर इनके पेरेंट्स से ये कहा जाए कि जी आप अपनी लड़की को समझा लो, वो बहुत झगड़ालू लड़की है, ठीक है। सो नाउ प्रिजम्पशन, अगर इसके पेरेंट्स ये करते हैं कशिश के कि एवरी प्रिजम्पशन इज इन द फेवर ऑफ कशिश दैट शी इज वेरी क्वाइट, वेरी हम्बल गर्ल,
So now if you are saying that she is some quarrelsome, then you will have to prove it. Otherwise जनरल प्रिजम्पशन ये है कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन है. अगर कोई व्यक्ति कह रहा है नो जुरिसडिक्शन नहीं है, देन दिस फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट. ये बात समझ में आई नहीं आई? यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा. बढ़ते हैं आगे को. नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप. The exclusion of the jurisdiction of civil court to entertain causes only when statute expressly excludes or leads to a necessary and inevitable implication of that. क्या मतलब इस बात का? इसको समझिए क्या है. देखिए, हम कब कहेंगे कि जुरिसडिक्शन नहीं है? देयर मस्ट बी स्टैच्यूट, कोई कानून ऐसा हो विच सेज कि नो जुरिसडिक्शन इज एक्सक्लूडेड. अदरवाइज बिकॉज ऑफ द गोइंग थ्रू द एंटायर एक्ट ये इम्प्लीकेशन आती हो कि यस नेसेसरी एंड इनएविटेबल इम्प्लीकेशन हो कि यस इन दिस केस दिस सिविल कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन. ये दो पॉइंट ऐसे हैं, इसको घोट लीजिएगा. यही इन्हीं लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा. स्टैच्यूट एक्सप्रेसली एक्सक्लूड्स द जुरिसडिक्शन या नेसेसरी इम्प्लीकेशन होनी चाहिए. सो बेसिकली आप ये लाइन, इट इज वेल सेटल्ड दैट इट इज फॉर द पार्टी हु सीक्स टू आउस्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट टू एस्टैब्लिश इट, एंड इट इज इक्वली वेल सेटल्ड दैट स्टैच्यूट आउस्टिंग द जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड. अगेन दोनों ही लाइनों से क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में. ये दोनों ही आपके पास होने चाहिए. इसको समझाता हूं मैं क्वेश्चन कैसे आएगा, समझिए इस बात को. इट इज वेल सेटल्ड दैट, पहला लाइन पढ़ रहा हूं केवल आपके लिए. इट इज वेल सेटल्ड दैट इट इज फॉर द पार्टी हु सीक्स टू आउस्ट द जुरिसडिक्शन. जो पार्टी ये कहती है कि सिविल कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है, मान लीजिए संजय कौशिक ने सूट फाइल किया, अभी चौधरी ने उसको अपोज किया, डिफेंड किया. डिफेंड क्या करते हैं? अभी चौधरी मैडम कहती हैं कि जुरिसडिक्शन नहीं है. तो अभी चौधरी इज द पार्टी हु सीक्स टू आउस्ट द जुरिसडिक्शन. तो ये जो अभी चौधरी है, जो ये कह रही है कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन इस केस में नहीं है, तो शी विल हैव टू एस्टैब्लिश इट. उसी को सिद्ध करना पड़ेगा कि वाकई में जुरिसडिक्शन नहीं है. तो ये हुई पहली बात. समझ में आता है आपको? अब इसको मैं आम भाषा में कहूं कि चलिए थोड़ा सा आपको एंटरटेन कर देते हैं हल्का सा, है ना. एक आलसियों का घर था, एक घर था आलसियों का. हर एक व्यक्ति आलस्य से भरा हुआ. तो गांव का माहौल था. अब एक बार जो है सब सो रहे हैं, उठा नहीं कोई भी. अब सुबह सुबह किसी ने कुंडी खटखटा दी. अब ये आलस्य भरा हुआ है, वो कुंडी खोलेगा कौन? क्योंकि जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा. अब संजय कौशिक जी भी सो रहे हैं, अब देख रहे हैं उठ जाए, साइड वाला उठ जाए. अभी चौधरी भी कह रही है पहले संजय उठ जाए, ये भी मैडम भी कह रही है, प्रीति भी कह रही है, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं. जो बोले वही कुंडी खोले, है ना. तो वही भैया इसका है. जो ये कहेगा कि सिविल कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है, तो जो ये बोलेगा वही एस्टैब्लिश करेगा कि नहीं है तो क्यों नहीं है. ये है आपकी पहली लाइन, पी फॉर प्रीलिम्स. आई होप कि आपको रट गई होगी अभी, है ना. इस लाइन को आप दोबारा पढ़िए. इट इज इक्वली वेल सेटल्ड दैट ए स्टैच्यूट, इसको ऐसे पढ़ते हैं कैसे? ए स्टैच्यूट, एक कानून, अधिनियम. कैसा अधिनियम? आउस्टिंग द जुरिसडिक्शन, जो किसी सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को एक्सक्लूड करता हो. तो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होनी चाहिए? इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैच्यूट कैसा होना चाहिए? इट शैल बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड. और यहीं से प्लेन्स में आएगा, इट शैल बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड, इट शैल बी लिबरली कंस्ट्रूड. तो आंसर इज स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड. यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना. पी फॉर प्रीलिम्स, इट शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड. बस यहीं से क्वेश्चन आएगा. अब बढ़िए आगे. नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन. इट इज फॉर द पार्टी हु क्लेम्स द जुरिसडिक्शन टू एस्टैब्लिश. इज इट द पार्टी
हु सीक्स टू आउस्ट द जुरिडिक्शन एस्टैब्लिश्ड। तो आंसर इज ये कि जो पार्टी जुरिडिक्शन को आउस्ट करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, नेगेट करना चाहती है, वही पार्टी प्रूव करेगी। एक केस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस मास्क एंड कंपनी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिख लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस मास्क एंड कंपनी, डिसाइडेड बाय प्रिवी काउंसिल ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन। इतना ही काफी है आपके लिए। तो मेरे ख्याल से तो पर्याप्त हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अंडर CPC a litigant having a grievance of civil nature has a right to institute a civil suit if cognizance is not expressly barred। MP जुडिशरी, वही सेक्शन वही है सब कुछ, सेक्शन 9 सब कुछ करा चुका हूं आपको मैं। तो इट इज ओवर नाउ एंड नाउ आई कम, देखना, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 9। क्या ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 9? सेक्शन 9 में अगर कोई ऑब्जेक्शन डिसाइड करना हो एज टू द एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि जुरिस्डिक्शन कोर्ट को है नहीं है, द कोर्ट इज प्राइमरली टू सी द अवर्मेंट्स मेड इन प्लेंट ओनली, डोंट गो फॉर द WS। ध्यान रखना, ये अभी समझाया था मैंने, समझे? सो दिस इज प्रिजम्पशन रिगार्डिंग। एंड नाउ जनरल प्रिंसिपल्स मैं करा चुका, ये सब हो गया। एक केस समझ लीजिए, केस है दूल्हा भाई। कौन सा भाई? दूल्हा भाई, दूल्हे का भाई नहीं है, इसका नाम ही दूल्हा भाई है। दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP। आफ्टर कंसिडरिंग ए नंबर ऑफ केसेस, हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस P4 claims summarize the principles relating to the exclusion of jurisdiction of civil court। यही याद कर लीजिए, बस इतना ही करना है कि कौन से केस में, कौन सा केस था वो, in which case principles relating to the exclusion of jurisdiction, यानी कि एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन से संबंधित सिद्धांत कौन से केस में समराइज किए गए थे? दूल्हा भाई के केस में किए गए थे। किसने किए थे? हिदायतुल्लाह CJ साहब ने किए थे। और यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है साहब, तो इट इज मोर देन एनफ डिस्कशन ऑन सेक्शन 9। मैंने बहुत डिटेल में करा दिया आपको। ठीक है, अब इससे अलग आपको जो करना है मैं समझाता हूं आपको। लिख लीजिए फटाफट, चल लिखते जाइए। एक, राइट्स टू प्रॉपर्टी, राइट्स टू वर्शिप। 2, 3, टेकिंग आउट रिलीजियस प्रोसेशन। 4th, राइट टू शेयर्स इन ऑफरिंग्स। ये 4 सूट बताए मैंने। सूट फॉर प्रॉपर्टी, सूट फॉर राइट टू प्रॉपर्टी, सूट फॉर राइट्स टू वर्शिप, सूट्स फॉर टेकिंग आउट रिलीजियस प्रोसेशन, सूट फॉर राइट टू शेयर्स इन द ऑफरिंग्स। ये सभी सूट कैसे माने गए हैं? सिविल नेचर के माने गए हैं। इसी प्रकार से इसको मत भूलना, राइट्स टू यजमान वृत्तिस, यजमान वृत्तिस, ये भी सूट ऑफ सिविल नेचर है। ये कई बार बस इसको ध्यान, इसको भूलना, इसको मत भूलना बस। अब आप, ये सूट ऑफ सिविल नेचर है, ये रट लीजिए इनको बस। अब इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली
PALY कास्ट क्वेश्चंस। ऐसा कोई केस हो जिसे मुख्य प्रश्न क्या हो, कास्ट का हो, तो नॉट सिविल नेचर, इट इज नॉट ऑफ सिविल नेचर, प्योरली रिलीजियस राइट्स। समझिए, प्योरली रिलीजियस राइट्स। अगर केवल और केवल धार्मिक कर्मकांडों की बात हो, मेन क्वेश्चन ही रिलीजियस राइट का हो, तो ये केस सिविल नेचर का नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन यानी कि मुख्य प्रश्न राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस है और उसको डिसाइड करने के लिए ये सेकेंडरी क्वेश्चन है रिलीजियस राइट्स का, तो हम उस केस को सूट ऑफ सिविल नेचर कहेंगे। लेकिन अगर प्योरली मुख्य रूप से केवल धार्मिक प्रश्न है तो दिस सूट शैल नॉट बी ऑफ सिविल नेचर। ये क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सूट्स आर ऑफ सिविल नेचर या आर नॉट ऑफ सिविल नेचर। तो ध्यान रखना, प्योरली प्राइमरली कास्ट क्वेश्चन हो, प्योरली रिलीजियस राइट्स हो, तो इन क्वेश्चंस को नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, सूट फॉर upholding mere dignity और ऑनर। केवल सम्मान के लिए आप जा रहे हैं कोर्ट में कि हमें सम्मानित घोषित किया जाए। मान लीजिए अभी चौधरी मैडम को का कोई सम्मान नहीं कर रहा, ये बड़ी परेशान कि अब मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट से स्टैंप लिख कर लेके आऊंगी द अभी चौधरी इज दिस डिग्निफाइड ऑनरेबल सिटीजन ऑफ इंडिया। कोर्ट कहेंगे मैडम हमें माफ करो, बहुत केसेस हैं, दिस केस इज नॉट ऑफ सिविल नेचर। तो डिग्निटी एंड ऑनर के लिए नहीं जाना वहां पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जाते हैं तो क्या होगा, वेदर इट इज ए सूट ऑफ सिविल नेचर, नो। सिमिलरली expulsion from caste, expulsion from caste, जाति से बाहर कर दिया गया। आप जा रहे हैं इंक्लूजन के लिए, नहीं, जाति से बाहर नहीं कर सकते, नॉट सूट ऑफ सिविल नेचर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। बाकी अपनी टेक्स्ट में आप एक अपना, मैंने काफी कुछ करा दिया इसमें। अब आई डोंट थिंक कि इसमें कहीं भी कुछ बचा हुआ है, बहुत डिटेल में कराया, बड़े प्यार से। दो क्लास मैंने केवल और केवल सेक्शन 9 पे ले ली, और कोई कोचिंग वाला मुझे बता दे क्रैश कोर्स में करके दिखा दे। 1-2 क्लास में तो कोर्स निपटा देते हैं, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज इतनी मेरी लाज रख लेना आप लोग, जम के मेहनत करना, बस जम कर मेहनत कीजिए, सो दैट इस मेहनत का फल निकल कर आए। और उसका तरीका एक ही है, आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जितने भी पॉइंट्स हैं उनका मनन कीजिए कि सेक्शन 9 पे किस किस पॉइंट पर क्वेश्चन बनते हैं, कौन से केस पे क्वेश्चन बनता है, एक स्ट्रिक्टली उस पर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन पर है, प्रिजम्पशन किसके फेवर में है। इस तरीके से खुद से क्वेश्चन पूछिए, बार बार उसको याद कीजिए, तभी आपकी यात्रा सफल हो पाएगी। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ेंगे? कितने लोग कह सकते हैं यस आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से? देखो, मेरा अपना एक नियम है, उसको आप अपना लेंगे ना तो जिंदगी भर खुशी रहेंगे। जो सुकून अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करने में है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इस सेक्शन को 5 मिनट के अंदर उड़ा सकता था, आप भी खुश हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा दिल जान रहा होता कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते थे, और तुमने जानते हुए विजेंद्र वर्मा डिसऑनेस्टी कर दी। तुमने कहीं ना कहीं प्रायोरिटी इस बात को दे दी कि क्रैश कोर्स की फीस आई है, इतना डिटेल में क्यों जाओ तुम अभी है। बट आई थॉट कि नहीं, कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतना बड़ा विश्वास जताया है मुझ पे, अपने कैरियर में मानते हैं कि आई विल प्ले ए क्रूशियल रोल, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो आई डिड माई बेस्ट जितना मैं हो सकता था, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू कि आप लोग खुद से ऑनेस्टी करेंगे, आप लोग खूब जम के पढ़ाई करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा किया
तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यू गो फॉर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द क्वेश्चन कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। थोड़ी मेहनत देखो आपको भी करनी पड़ेगी। मैं फिर कहूंगा कि दिस कोर्स कैन नॉट रिप्लेस द फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स की बात अलग है। सेक्शन 39 को समझाने में 2 क्लास लग गई है फाउंडेशन कोर्स में। तो ये सीपीसी को समझाना, एक एक शब्द बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है कई बार समझाना, बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसकी वोकैब को समझना, अगर एक बार समझ लिया तो फिर आपको लॉ समझाना आसान हो जाएगा। तो आपके साथ ऑनेस्टी वाली बात यह है कि ऑनेस्टली आपको खुद से भी मेहनत करनी है। बस अगर आप खुद के प्रति ऑनेस्ट होंगे, एक बार कसम खा लीजिए बस कि दिन रात पढ़ना है, एक बार पूरी मेहनत कर डालिए, फिर आप देखना आप बहुत लोगों से आके निकल जाएंगे। ये एग्जाम हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्जाम है, मैं बता रहा हूं आपको। आप में से कितने लोग कितनी जगह उलझे होंगे, कोई डेली जॉब में जा रहा होगा, कोई फैमिली की टेक केयर कर रहा होगा, किसी का कुछ हो गया, क्योंकि ये एज ब्रैकेट ऐसी है जहां पर हमारे पास जिम्मेदारी आ जाती है। ये क्लास 10th क्लास 12th या ग्रेजुएशन का टाइम नहीं है जहां पेरेंट्स कहते हैं बेटा कोई बात नहीं आप पढ़ो। यहाँ पर किसी की शादी हो गई है, किसी की पत्नी परेशान कर रही है, किसी के बच्चे परेशान कर रहे हैं, किसी का पति परेशान कर रहा है और सब शांत है, तो किसी की सासू परेशान कर रही है, किसी के जॉब का कंपल्शन है, छुट्टी नहीं मिल रही, किसी को प्रैक्टिस जाना है, स्विचिंग हो रही है, कहीं प्रैक्टिस कभी ये, तो सभी अपने झंझटों में बिखरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी ने थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लिया बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस पर और इस तरीके से पढ़ लिया जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर कोई चांस नहीं है कि वो पास ना हो, क्योंकि खुला मैदान है। बस आपको दौड़ के जाना है और झंडा गाड़ देना है, वहां को रोकने वाला है ही नहीं आपको, बस दौड़ के वहां तक पहुंचना है। बस वहां पर एक तो है कि आपको फाइट करनी पड़ेगी, गेट में एंट्री होने देंगे नहीं होने देंगे, कोई युद्ध लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़ना ही नहीं, मैदान खाली है। अधिकतर लोग केवल ट्रायल के जाएंगे, अधिकतर लोग केवल लास्ट मोमेंट पर हिम्मत हार देंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। डेली रिवाइज कीजिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपको मजा आएगा पढ़ने में फिर उसको। ठीक है, तो मैं यही आपसे कहूंगा, मेरे रिक्वेस्ट भी यही है आप लोगों से, मेरा कहना भी यही है, ऑर्डर भी यही है, एवरीथिंग इज दिस, सब चीज़ों को मैनेज कीजिए। मैं सही कह रहा हूँ, जितने भी झगड़े हैं दुनियादारी के सबको पोस्टपोन कर दीजिए। कोई अब गल दे कि भाई साहब थैंक यू, हम तो इसी लायक हैं, सासू कहे कि ना ये मम्मी जी आप सही कह रही हैं। मान लीजिए आप बहू हैं और सासू जी कहती हैं आपसे कि तेरे भैया ऐसे, तेरे पापा ऐसे, तेरी मम्मी ऐसी, हाँ यू आर राइट, आज मुझे चला पता, चुपचाप निकल लो वहां से, उलझने की जरूरत नहीं है किसी से भी। ये टाइम 1 साल का, आपको कहीं उलझना ही नहीं है, बस ये ऐसे समझ लीजिए। बस ये आप जैसे ही आप दुनिया बदले, मैंने अपनी लाइफ में देखा है लोगों को, कैसे लोगों की नजरें हमारे प्रति बदली, दुनिया पीछे भागी फिरेगी आपके। आज आप कुछ भी बात कहेंगे आप कहेंगे पागल है, आपने बहुत अच्छी बात समझाई कि भाई ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, क्या कि ऐसा फालतू में कोई काम नहीं है, फालतू के उपदेश देता रहता है या देती रहती है। अब अगर आप जन के जज, आप मुंह खोलने से पहले वाह वाह क्या बात कही है मैडम ने, क्या बात कही सर ने, सर का अंडरस्टैंडिंग लेवल जबरदस्त है, तो लोगों की इंटरप्रिटेशन, लोगों के चश्मे बदल जाएंगे। और इसमें सिर्फ आपने इस साल मेहनत कर ली, तो देखो ये पहला साल होता है मेहनत करने का ना, जब आप रियलिटी मेहनत कर रहे हैं, इसका जोश, इसका जज्बा अलग है। अगली बार क्या होगा, अभी नई नई चीज सीख रहे हैं आप, इसे याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, चेपाएंगे यहाँ पर। अगले साल से आपको लगेगा अरे यार मैंने पढ़ तो रखा है, यही पढ़ रखा है, वही पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, फिर बोरियत में उतना स्ट्रेंथ नहीं आती है। सही है, तो मेरी बात को प्लीज ध्यान देना और आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए, समझे, इस बात को समझिए। मैंने देखा है ना डिस्ट्रैक्शन, आपका बर्थडे आ रहा है भूल जाइए, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाइए, आपके किसी आसपास में, मेरे रिश्तेदार पैर पटकते रह गया, कल फंक्शन था मंडे में नहीं गया मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे असामाजिक व्यक्ति हूँ। लोग कहते नहीं सब आपके मरने में 4 लोग नहीं इकट्ठे होंगे, मैं तो एक बताओ, सरकार कर लेगी अपने आप काम, वो छोड़ दो सब चीज़ों को। इस समय जब मिशन बड़ा होता है तो छोटी मोटे सारे लालचों से बचना पड़ता है। क्या हो जाएगा, एक बर्थडे नहीं मनाएंगे इस बार, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वेडिंग एनिवर्सरी उतनी धूमधाम से नहीं बनेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन से तीर मार लीजिए बर्थडे मनाएंगे, कौन सी ऐसी बात कर लीजिए आप शादी की सालगिरह मनाते फिरोगे आप लोग, कुछ नहीं होने वाला चीजों से। एक एक मिनट कीमती है आपका, एक एक मिनट कीमती बना करके इस समय कर लीजिए, उसके बाद में फिर आपकी लाइफ है, फिर आप हर बर्थडे के बर्थडे मंथ बनाइए,
लगातार वेडिंग एनिवर्सरी, हर वेडिंग एनिवर्सरी मंथली बनाइए आप, कोई नहीं रोकेगा, यू विल एंजॉय द लाइफ। अभी का टाइम ऐसा है, आप कहेंगे सर बर्थडे से क्या हो जाएगा। मैंने देखा एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट, एग्जाम पास में, उस दिन भाई साहब ने एंजॉय किया, उस दिन भाई साहब ने पार्टी की, फिर निकल पड़े मोटरसाइकिल से और मोटरसाइकिल गई स्लिप और फिर हुआ उनका फ्रैक्चर, एग्जाम छूट गया। वो एग्जाम छूटा, उसके बाद में फिर वो एग्जाम उनका मन ही टूट गया, फिर बाद में वकालत में चले गए। वो एक भाई साहब आए, बहुत दूर से आए और यहाँ पे दिवाली, अच्छा स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है, दिवाली के पटाखे छोड़ रहा था, पटाखा हाथ के बाद फट गया, वो इंजर्ड हो गया, छूट गया एग्जाम सारा। तो एक बार एग्जाम छूटा, फिर आप पटरी से हट गए। ऐसे एक एग्जाम आया जैक का, 2-3 स्टूडेंट, इतने बढ़िया स्टूडेंट, आई वाज एक्सपेक्टिंग ये रिजल्ट निकालेंगे पक्का। एक वैकेंसी आई, मन में लालच आया कि जज बनेंगे नहीं बनेंगे, इसी में अप्लाई कर देते। मैंने बहुत समझाया कि मत पढ़ो इन चक्करों में, आप सही लाइन पे चल रहे हो। नहीं सर, वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू है, ऐसा वैसा। 1.5 महीना उन्होंने कोचिंग छोड़ी, डिस्ट्रैक्ट हो गए और यहाँ पे कोचिंग में कोर्स निकल गया, फिर बाद में वो पकड़ नहीं पाए और आज नोवेयर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए दिल्ली में कि पहले सर्च करेंगे नियर बाई क्लब कौन सा है, नियर वाले ये है, और ही चीजों में लग गए। सो इन डिस्ट्रैक्शन से होता क्या है कि हमारी एनर्जी जो है ना फोकस होकर लग नहीं पाती। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। जितने भी होते हैं, एक बार मेहनत करके, बहुत पास में आप लोग, बहुत दूर भी नहीं है, बस जम के इस चीज को इकट्ठा करना है केवल, जो आपको दिया जा रहा है कि बस सबको कर डालेंगे इस बार। और फिर आप देखना आपकी जीवन के इतिहास बनेगा, जज बनने से पहले का जीवन और जज बनने के बाद का जीवन। आप ऐसे डिवाइड करोगे और उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा, बहुत बड़ा। तभी कहते हैं पहले का इतिहास बाद का इतिहास, इसी तरीके से। तो वो पॉसिबल है। आप अगर आज भी अभी भी नहीं पढ़े हैं और आप MP देने जा रहे हैं, अगर आप अभी नहीं पढ़े तो 20 डेज 17 डेज तो मोर देन एनफ है। क्लास मिस करके वीडियो देख लो फटाफट, मोर देन एनफ। क्योंकि यहां पर आपको केवल टिक लगाने हैं, आपको लिखना नहीं है। वहां पर 10 बार पढ़ लोगे, इसको मनन कर लोगे, वैसे ही सारे क्वेश्चन टिक कराएंगे आप लोग। तो आज भी कह रहा हूं, आज भी अगर कोई 0 से स्टार्ट करने वाला है तो वो पास हो जाएगा, बशर्ते कि वो आने वाले 17 डेज में अपना बेस्ट दे। वो तो प्लीज डू योर बेस्ट। आई बिलीव कि आप लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।